हेलो, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। प्लीज आप जाके मेरे बहुत सारे अपलोडेड वीडियो देखिए जो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे मैंने बनाए हुए हैं। बहुत जरूरी भी है, एजुकेशन से जुड़े हुए या सामान्य जानकारी के लिए भी, हर वर्ग के लिए, हर उम्र दराज के लिए आप लोग मेरे वीडियो पे जाके आप जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसे सवाल मुझे आए थे जिसपे मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और जो संभावनाएं देखी जाती है अन्य राज्यों में आपातकाल को लेकर, जी मैं आपातकाल को लेकर ही मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे कहा जाता है इमरजेंसी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, तो एक एक करके सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं था। कुछ लोगों को बहुत, फेसबुक पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने क्या किया कि एक वीडियो बना दिया। ठीक है, जो संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं आपातकाल को लागू करना और उसे बंद करना और सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, हम पूरा देखेंगे। तो आपातकाल को जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा भी बना दिया जाता है, जो मौजूदा सरकार या विपक्ष के नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जनता क्या होती है, पिसी चली जाती है और बहुत नुकसान होता है जब फंडामेंटल राइट्स को एक चुनौती के तौर पे गुजरना होता है। तो कैसे जुड़े हुए हैं मौलिक अधिकार इनसे और इंसानों की स्थिति कैसी हो जाती है, देशवासियों की स्थिति आपातकाल के दौरान, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। हम देखते हैं कि संविधान में किस जगह पर आपातकाल इमरजेंसी को रखा गया है। और ऐसी नौबत बहुत आती है, राजनीति में क्या होती है कि उथल पुथल होती रहती है। फिर जो राजनीतिक तंत्र है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि राजनीति में उथल पुथल तो पॉसिबल है, होना ही है, क्योंकि हर विपक्ष, हर पक्ष का नेता एक दूसरे की सत्ता को क्या करता है, भ्रमित करने का प्रयास करता है, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का दावा करते हैं ताकि ये सत्ता उनके हाथों में आ जाए। तो आपातकाल की स्थिति, आपातकाल का जो दौर चलता है, इन्हीं चीजों की परिणाम स्वरूप ही चलता है। ठीक, तो संविधान में किस अनुच्छेद में इसे लिया गया है, हम उसको सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। भारत में कितनी बार आपातकाल किन किन राज्यों में आए हैं, थोड़ा सा उसको भी हम देखेंगे। ठीक, सबसे पहले चलते हैं संविधान में। संविधान के तहत अगर देखा जाए तो इमरजेंसी जिसे कहा जाता है आपातकाल। ठीक, तो ये मैंने कुछ नोट करके रखे हुए हैं जो मैं आपको बीच में या वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, जबकि कोई भी चीजें, मुद्दे अगर उनसे जुड़ते हैं तो फिर मैं बता दूंगी। ये जो मैंने टिक लगाए हैं कहीं ना कहीं राजनीति का एक प्रमाणित उदाहरण है। ठीक है, जीता जागता एक उदाहरण है जो आज भी एक काला काल माना जाता है, एक ब्लैक डेथ माना जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे आज भी राजनीति होती है, जबकि ये उस जमाने की है, 1775 के जमाने की, लेकिन आज भी इसे याद किया जाता है क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक सत्ता है जो इनके पक्ष में, विपक्ष में आज भी बोलते हैं आपातकाल के बारे में। इसलिए आपातकाल इतना ज्यादा फेमस है, फेमस कहूँ या इसे एक हथकंडा बोलूं, प्रोपेगेंडा बोलूं, राजनीतिकरण बोलूं या आरोप या प्रत्यारोप करना बोलूं, क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अगर उसे लोकतंत्र प्रभावित ना हो, कानून प्रभावित ना हो बेवजह, तो आवाज उठानी गलत हो जाती है। सिर्फ नेताओं की हथकंडे होते हैं, इन्हें भी लोकतंत्र और देशवासियों को कोई फायदा नहीं होता है। सिर्फ उनको फायदा होता है जिनको कुर्सी चाहिए, जिनको राजनीतिक चेहरा चाहिए, बिना काम किए। चलती हूँ मैं आगे। तो भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुसार अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360 आपात उपबंध के बारे में बातें करती है कि अगर देश में ऐसी स्थिति अगर ऐसी नौबत आई नेताओं के राजनीतिकरण के द्वारा या राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे अगर नियम कानून अगर संभलते नहीं है, अगर स्थिति बद से बदतर हो जाती है या केंद्र सरकार की ऐसी नौबत आती है कि उनके हाथों से सत्ता नहीं चल रही है, तो 352 और 360 के अंतर्गत उपबंध किए गए हैं, आपातकाल आप ला सकते हो। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा आपात जो भी काल है वो लाए जाते हैं। 3 तरह के आपातकाल होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम देखते हैं अनुच्छेद। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अनुच्छेद 352 और 360 के अंतर्गत आपात उपबंध किए गए हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन जिसे कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल, तो अगर राष्ट्रपति शासन की बात ज्यादातर होती है वो राज्यों से जुड़ी हुई चीजें हैं,
जिसको देश के कंट्री के अंदर के राज्य जो होते हैं वो डिमांड करती है कि राष्ट्रपति शासन लाई जाएगी। जो भी उथल पुथल राज्यों में होते हैं या तो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है ताकि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र से राज्य से उसे अलग किया जाए कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। इसमें टाइम लिमिट भी होती है। ठीक है, आगे चलेंगे, सब बारी बारी से हम देखेंगे। ठीक, तो राष्ट्रपति शासन की बात करो तो 355 से 356 में राष्ट्रपति शासन की बात करती है। अब हम देखते हैं इमरजेंसी के कितने टाइप होते हैं, किस किस तरह के होते हैं आपातकाल के। अब हम बताते हैं 352, 356 और 360, ये 3 तरह के आपातकाल होते हैं। इसे कहा जाता है राष्ट्रीय आपात, इसे कहा जाता है राजकीय आपात, इसे कहा जाता है वित्तीय आपात। समझ में आया? ठीक है, मैं इसे बाद में डिटेल में एक एक करके बताऊंगी कि राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपात कैसे होते हैं। पूरी डिटेल हम देखेंगे कैसे कैसे होती है। ठीक है, 352, 356, 360 को हम डिटेल में देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से। अभी मैंने आउटलाइन कुछ हिंट देने के लिए कुछ अनुच्छेद मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं ताकि आपको समझ में आए, आसानी से आए। ठीक है, चलते हैं। 3 तरह के मैंने लिखे। अब भारत में 3 बार आपातकाल आए जो कि ऐतिहासिक रही है। पहला है 1962 में आए थे, भारत और चीन का युद्ध होने पर। ठीक है, भारत और चाइना के युद्ध के दौरान आपातकाल आए थे 1962 को, जिसकी फुल तारीख है 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरा है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, वो थे 3 दिसंबर 1971 में। ठीक, अब है आंतरिक आपात, जैसे कि आंतरिक देश के अंदर आंतरिक स्थिति क्या होती है, अनबैलेंस हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, अशांति फैल जाती है, उसे कहा जाता है आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति में देखेंगे हम टाइम क्या था 25 जून 1975। हम इसे 1975 की बात करेंगे इसमें। ठीक है, अब हमने देख लिया टाइप कितनी होती है, अनुच्छेद कैसी होती है, कब कब आए, 3 बार आए, जो कि ऐतिहासिक थी। अब हम चलते हैं कि राष्ट्रपति, आपको मालूम रहा है कि आपातकाल कैसे घोषित की जाती है, कैसे लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है, कौन है जो इसको लेकर सबसे पहले घोषणा करती है कि देश में आपातकाल लगने वाली है। तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है, जो कि उत्तरदायी होती है प्रधानमंत्री और जो भी मंत्रिमंडल होते हैं, जिसको कहा जाता है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन दोनों के आपसी मशवरा और राय में लेकर ही उनके अनुशंसा करने के बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, देश में राज्यों में जो भी आपातकाल है वो उसकी घोषणा करते हैं। ठीक, अब आगे चलिए, ये सब आपने देख लिया। ठीक, इसका काम हो चुका है और हम और भी चीजें देखेंगे, और भी जरूरी चीजें देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। केंद्र और राज्य की शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, जैसे कि केंद्र के लिए पहली सूची, दूसरे के लिए राज्य की सूची और तीसरे के लिए समवर्ती सूची। इन्हीं शक्तियों का जहां भी पालन नहीं हो पाता है शक्तियों का, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी आपातकाल लाए जाते हैं या इसकी घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, जैसे कि इस आपातकाल की जो अवधि होती है सिर्फ राज्यों के लिए, वो होती है 6 माह। अगर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है तो 6 माह पूरे होने के बाद संसद में इसे बढ़ाने की मांग की जा सकती है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, प्रस्ताव देना होगा। ठीक है, कहाँ पे, संसद में। लोकसभा जो कि जहाँ पे इमरजेंसी के दौरान चलती हैं और ओपन रहती हैं, इसके भी समय सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि 5 वर्ष हैं तो इसे 1 साल अवधि के लिए और बढ़ाए जा सकते हैं आपातकाल के दौरान। मैंने भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों अनुच्छेदों को सेपरेट कर दिया है। अब बारी बारी से देखते हैं इसके अंदर की प्रोसीजर कैसी होती है। जो भी संविधान के अंतर्गत दी गई है आपातकाल के उपबंध, उनका इस्तेमाल और उनके लिए जो भी बनाए गए ढांचा है, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं आपातकाल लाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 352 को। तो इसमें कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, मतलब हमारा भारत क्या है, एक नेशन है। अगर भारत पे किसी भी तरह का खतरा कैसे होगा, अदर कंट्री से होगा। तो अदर कंट्री से अगर कोई खतरा होता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, युद्ध का नाम दिया जाता है। जैसे 52 के तहत हम आपातकाल देख रहे हैं, नेशन के लिए, नेशनल के लिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाने जाते हैं 352 के तहत। तो अदर कंट्री से
भारत क्या होता है, प्रभावित होता है, एक नाम दिया जाता है युद्ध। और जिस तरह की एक दूसरे कंट्री पे जिस तरह का अटैक किया जाता है, सीमा से हो या जो भी स्पेस से हो, समुद्र से हो, या फिर जो भी परिवहन के माध्यम से हो, किसी भी तरह का हो सकता है। सामरिक युद्ध बहुत हुई है और बहुत ऐतिहासिक इसका रिकॉर्ड रहा है। जो भी चाइना से युद्ध होना या पाकिस्तान से युद्ध होना, सब बॉर्डर के माध्यम से युद्ध हुआ करते हैं। बहुत सारे इनके तरीके हैं। अब तो युद्ध करने के लिए इनका मकसद होता है किसी भी तरह, किसी भी देश के शक्तिशाली बनने का जो होड़ लगी रहती है उसे कम करने का इनका मेन मोटिव होता है। तो 352 के तहत क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लाने के दौरान क्या होता है इसमें कि जो भी शक्तियां होती है देश के अंदर, उसमें से क्या होता है कि सारी शक्तियां खत्म हो जाती है, जिसमें से सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के 21 अनुच्छेद वो जीवित होती है। क्योंकि किसी भी इंसान, किसी भी नागरिक को लोकतंत्र के अंदर उनके अधिकारों से, उनके जीवन से क्या नहीं की जा सकती है, वंचित नहीं की जा सकती, इसलिए वो जीवित होती है। और जैसे कि मैंने बताया, लोकसभा अगर 5 वर्ष की है तो इस दौरान उसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है संसद के माध्यम से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसमें। तो मैंने बताया कि 352 के अंतर्गत कैसे बाहरी अटैक होते हैं युद्ध के दौरान, जैसे कि चाइना का देखे, हमने पाकिस्तान के लिए देखे, तो 71 में हुआ, 62 में हुआ, फिर 75 में आंतरिक जो आपातकाल लगी थी। तो सबका अपना अपना एक दायरा था, तो उसके अंतर्गत ये तीनों अनुच्छेद आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं जो भारत में अगर किसी बाहरी तरफ से, किसी अदर कंट्री से अगर उन पे अटैक होता है या युद्ध की स्थिति बनती है तो उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। जो अनुच्छेद आते हैं 352 के तहत। हमने इसमें देखा जो भी बेसिक चीजें थी, जो इसके ग्राउंड में जिस तरह से काम होते हैं, वो हमने देख पॉइंट है वो मैं नोट करती हूँ ताकि आसान हो सकता है कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं इसमें क्या करती हूँ, इस ब्लॉग में मेंशन कर देती हूँ क्या क्या चीज हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या हो सकता है, बाहरी अटैक के दौरान युद्ध या सामरिक मतलब हथियार होता है जो युद्ध करते हैं, हथियारों के जो लैस होते हैं, आपसे में एक दूसरे का प्रदर्शन जो युद्ध के क्षेत्र में करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, वो जाने। सामरिक ताकतों का देशों में प्रभाव। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ। जब आप अनुच्छेद में 352 पढ़ेंगे तो इसकी भाषा शैली कुछ और है, लेकिन कहा जाता है सामरिक ताकतों का आपस में क्या करते हैं, अपना शक्ति दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि सामने वाला कंट्री क्या हो, डर जाए। ठीक, और क्या पॉइंट हो सकता है इसमें, क्या अनुच्छेद 21 क्या होती है, जीवित होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको किसी भी इंसान से छीना नहीं जा सकता, चाहे आपके देश में किसी भी तरह का आपातकाल हो। ठीक, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि उसके जो दिनचर्या है उसे भी बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, जो राज्य सूची है, राज्य सूची की विषय के 66 में दिया गया है कि ये भी राष्ट्रीय आपात के दौरान प्रभाव में होते हैं। फिर क्या होता है, जो धन से जुड़े हुए बिल होते हैं, धन हो या वित्तीय बिल हो, विधेयक हो, क्या होता है इसमें, राष्ट्रपति द्वारा अप्रूव कराए जाते हैं। ठीक है, और क्या होगा, जैसे लोकसभा होता है, जो लोकसभा है वो 5 वर्ष की होती है, उसे क्या किया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ जरूरी पॉइंट और जो कुछ इसमें देखती हूँ क्या हो सकता है, और इसमें ठीक है, इतना इनफ है। अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो इन्हीं चीजों को देखा गया है। और 365 अनुच्छेद है, उसके तहत राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो आपातकाल ला सकती है। ठीक, जिसमें से
राष्ट्रपति शासन मुख्य भूमिका पे होती है। तो ये चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं। अब हम चलते हैं 356 के तहत अनुच्छेद 356 में देखते हैं राजकीय या राष्ट्रपति शासन, राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इसके कैसे प्रावधान है। ठीक, राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, जैसे कि मैं बता देती हूँ कि अगर राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, अगर उनके माध्यम से उनके पास कुछ ऐसे प्रस्ताव आते हैं कि राज्य का जो मुखिया है, राज्य का जो मुख्यमंत्री है, वो संविधान के अनुसार दिए गए नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, अपनी व्यवस्था को नहीं चला पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, राष्ट्रपति शासन लाने का जो दायरा है वो क्या है, उस पर मुहर लग जाती है। ठीक है, फिर सारे मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र खत्म कर दिए जाते हैं, पूरा राज्य क्या होता है, राज्यपाल के हाथों में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल एक संवैधानिक दर्जे के हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री का अस्तित्व, उसके पावर, उसके जितने भी अधिकार है वो खत्म हो जाते हैं राष्ट्रपति शासन लाने के बाद, और उसके कार्यभार किसके हाथों में चले जाते हैं, राज्यपाल के हाथों में, जो कि राज्यपाल के हाथ में जाने का कारण है क्यों उसे केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है, पद पर आसीन किया जाता है। इसलिए कोई ना कोई होना चाहिए राज्य को संभालने के लिए। तो मुख्यमंत्री के पद की शक्तियां समाप्त होने के बाद राज्य को कौन संभालता है, राज्यपाल। ठीक है, तो उसमें चलते हैं, कुछ पॉइंट में लिखती हूँ। उसमें लिखती हूँ क्या होता है कि संविधान के अनुसार, संविधान सीधे लिखती हूँ, संविधान के नियमों के तहत अगर राज्य सरकारें अपनी व्यवस्था को संविधान के अनुरूप नहीं चला पाती है, ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, लग जाता है। इसके भी कुछ सिस्टमेटिक प्रावधान है कि कैसे कैसे लगाए जाते हैं। राष्ट्रपति व पीएम और मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल के लोग होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। और इसमें क्या हो सकता है, मुख्यमंत्री के हाथों से सारे शक्तियां क्या होती हैं, शक्तियां खत्म होने पर, मुख्यमंत्री के हाथों से सारे शक्तियां खत्म होने पर राज्यपाल के निगरानी में चली जाती है। ठीक है, और इसमें कुछ है तो बहुत सारे, लेकिन मैं उसको मौखिक तौर पर बता देती हूँ। जैसे कि सूचियों को 3 भागों में बांटा गया था, पहली, दूसरी और तीसरी। तो जो राज्य के अधिकारों की जो सूची बनाई गई थी, जिसमें शक्तियों का क्या किया गया था, विभाजन किया गया था, और सूची के दूसरे स्थान पर राज्य को बहुत सारी क्या दी गई थी, शक्तियां दी गई थी, ताकि उसको अपने राज्य को चलाने के लिए जिस तरह के पावर, जिस तरह की चीजों की जरूरत पड़े, वो उसके माध्यम से अपनी शक्तियों के तौर पर लोकतंत्र को चला सकती है। लेकिन अगर राज्यपाल अगर किसी भी तरह का राष्ट्रपति के पास ऐसी चीजें प्रस्ताव भेजते हैं या उनकी राज्यों की स्थिति पे बात होती है कि संविधान के बिल्कुल बाउंड्री के खिलाफ सारी चीजें और स्थिति राष्ट्रपति शासन लाने की आ चुकी है, तो क्या होता है, उस पर मुहर लग जाती है और राज्यपाल उसकी निगरानी में आ जाते हैं। सब सारी शक्तियां समाप्त होने के बाद राज्यपाल की देखरेख में राज्य चले जाते हैं। अब बहुत सारी चीजें और भी हैं इसमें, तो मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा हिंट करते चलूंगी। अब देखते हैं 360 क्या कहती है, वित्तीय आपातकाल क्या कहते हैं। जैसे कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है कि आर्थिक संकट, ठीक है, वित्त से मतलब है आर्थिक संकट। अगर देश में आर्थिक संकट आ गई या अर्थव्यवस्था खत्म होने की कगार पर है, ठीक है, सबसे बड़ी लड़ाई हर देशों में या देश के अंदर हो या अदर कंट्रियों से जो भी प्रतिस्पर्धा होती है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आर्थिक संकट आ गई और राष्ट्रपति के विचाराधीन में अगर इस तरह के मामले जाते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, तो क्या करती है राष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देती है।
इसके माध्यम से पीएम या मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुशंसा पे उनसे राय मशवरा करने के बाद जो अंतिम निर्णय निकलता है कि हाँ आर्थिक संकट हो गई है, अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पे है, तो हम वित्तीय शासन लाएंगे, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। वित्तीय आपातकाल लगने के बाद क्या होता है कि सारी शक्तियां समाप्त तो हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी नागरिक की संपत्ति या धन हो उस पर क्या सरकार का अधिकार हो जाता है। मतलब देश के हर नागरिकों की संपत्ति पर, धन पर किसका अधिकार हो जाता है? सरकार का। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनके भी, ठीक है, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। और जो भी सरकारी पद पर हैं जिनमें न्यायाधीश को भी जोड़ा गया है, न्यायाधीशों को भी जोड़ा गया है। तो अगर वेतन में जो वेतन होते उसमें क्या की जाती है, कमियां की जाती है। पॉइंट करते चलती हूँ ताकि बहुत आसान और सिर्फ मौखिक तौर पे मैं आप समझाऊंगी तो शायद उतना समझ में ना आए, लिखते हुए चलती हूँ। ठीक है, पहले है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट कहाँ होगा? देश के अंदर। तो आप समझ जाओ आर्थिक संकट और अर्थव्यवस्था अगर खत्म होने की नौबत आ गई हो, अर्थव्यवस्था देश में खत्म होने की नौबत आ जाने पर, ठीक है, फिर सारे नागरिकों के वित्त धन सरकार वित्त धन पर सरकार का अधिकार हो जाता है। ठीक है, सारे सरकारी कर्मचारी जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल हैं, उनके जो भी क्या कहना चाहिए, वेतन, ठीक है, वेतन में कटौती की जाती है। ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं मैंने वो मेंशन कर दिए हैं। आप अनुच्छेद 360 में और भी देखोगे तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो आपको तीनों अनुच्छेद समझ में आया? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें देखेंगे। क्लियर? ठीक है, मैं जहाँ पे वीडियो बना रही हूँ ना वहाँ फैन नहीं है, विदाउट फैन। और आज तो मैं बहुत परेशान हो गई गर्मी से, दिल्ली की गर्मी बहुत है। तो जो भी ओवरव्यू है आपातकाल की सारे अनुच्छेद हमें देखिए। अब इनके अंदर की घटनाओं को हम देखेंगे। हमारा मेन फोकस है 1975 के आपातकाल, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा, जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, तो उनके द्वारा जो 1975 में आपातकाल लाई गई थी, जो कि आंतरिक अशांति का कारण उसे माना गया था, तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन जो भी 3 घटनाएं जो आपातकाल की घटी है, तो जो पहले आपातकाल हुए थे वहां पे हम चलते हैं, जो भारत और चीन का हुआ था। ठीक, तो 1962 में भारत और चीन के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। सबसे पहले चीन के द्वारा भारत पे क्या किया गया था? युद्ध अटैक किया गया था, उस पर वार किया गया था। चीन के द्वारा भारत पे क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। जो भी सामरिक जो भी ताकतों का उसने आजमाइश दिखाया और भारत ने क्या किया? इसका मुकाबला सामरिक ताकतों के आधार पर ही दिया। 2 अक्टूबर 1962 को जो पहली आपातकाल लगी थी वो 62 के युद्ध के दौरान ही लगी थी। तो क्या किया था? चीन ने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। फिर टर्नल एग्रेशन के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय 359 का इस्तेमाल करते हुए जितने भी नागरिकों के मौलिक अधिकार थे उसे क्या किया? स्थगित कर दिया। ठीक है, फिर स्थगित करने के बाद उन्होंने एक और प्रेशर बनाया, एक और लिमिटेशन की सीमा रेखा खींची राष्ट्रपति ने 1962 के आपातकाल के दौरान, कि इसे जिस मौलिक अधिकार को स्थगित किया गया उसे किसी भी न्यायालय में या उच्च न्यायालय में इसे कोई चुनौती ना दे सके, इस पे कोई चैलेंज ना कर सके, इसके लिए भी प्रतिबंध उन्होंने लगा दिया था। फिर चीन भारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन भारत में क्या आपातकाल कंटिन्यू बना रहा था। ठीक है,
तो राष्ट्रपति ने क्या किया, मौलिक अधिकार को कोई चुनौती ना दे इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय के प्रति इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए थे। फिर आगे देखते हैं क्या है। चीन भारत का जो युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। इसके बावजूद भी भारत में आपातकाल लगी हुई थी लगातार। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, पाकिस्तान की तरफ से एक हथियार सशस्त्र जो युद्ध होता है, अटैक होता है, वो हुआ। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध क्या हुआ, बड़े स्तर पर पहुंचा। उसके बाद 1966 में यही चीज क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। इसी सीज फायर के दौरान ही जो ताशकंद और एग्रीमेंट जो हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट, वो साइन किया गया था। इसी के परिणाम स्वरूप ही कहा जाता है, बहुत बीच की बातें और बहुत ही व्यापारियों को अगर इसके डिटेल में जाते तो हम रिलेट कर पाते कि चाइना का युद्ध जैसे खत्म हुआ, पाकिस्तान का इन्फो जो प्रभाव क्या हुआ भारत में बढ़ता गया। ठीक है, उसके बाद में 1968 में यह आपातकाल खत्म हो जाती। लेकिन क्या हुआ, 356 के तहत इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर, जो भी आर्म्स जो अटैक हो रहे थे सशस्त्र के माध्यम से, वो क्या हुआ, एक युद्ध का रूप लेती है। फिर क्या हुआ था, आपातकाल लानी पड़ी 1971 में, 3 दिसंबर 1971 में। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने आपातकाल लागू की और कुछ एक्ट बनाए थे इसके लिए, जो कि इस तरह के अवरोध को निवारण कर सके, इसके लिए एक्ट बनाए थे। जो एक्ट है मिसा एक्ट, कोफे पोसा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल लागू किए गए थे। कहाँ पे, भारत के अंदर। क्योंकि चाइना का जो जो अटैक को सहा था भारत ने, उसके खत्म होने के चंद दिनों के बाद भारत पे पाकिस्तान का प्रभाव क्या, दबाव क्या बढ़ने लगा था। तो इस एक्ट को बनाकर भारत में लागू किया गया था। लेकिन क्या हुआ, जितनी बेनिफिशियल थी उससे नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। फिर क्या हुआ, युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बावजूद क्या हुआ, भारत में चाइना की तरह आपातकाल कंटिन्यू था। पता नहीं वो उस समय का हालात कैसे थे और सरकारें कैसी थी, और अभी मौजूदा सरकार को बना बनाया हर चीज चाहिए, पता नहीं क्या करने वाले हैं, वो तो वही जाने। जो दूसरी आपातकाल खत्म होती उससे पहले क्या हो गया, तीसरी आपात की घोषणा हो गई। उसके बाद में इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने रेडियो के माध्यम से देशवासियों को सूचना दी कि आंतरिक अशांति के चलते हम आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं, जिसे आंतरिक अशांति के तौर पर लिया जाता है, और घोषणा कर दी गई। उभरने में समय बिल्कुल तगार पे थे कि चाइना के आपातकाल से कैसे उभरे। फिर पाकिस्तान के आपातकाल से वो ठीक से खत्म भी नहीं हो पाए, तीसरी आपातकाल माथे पे थी। अब ये आपातकाल चाइना को, पाकिस्तान को तो आज भी देख रहे हैं किस तरह से दुश्मनी, जो बाहर कंपटीशन जो होते हैं वो आज भी हो रहे हैं। लेकिन जो तीसरी आपातकाल थी 1975 की, वो बहुत विवादित रही थी। इसको एक काला अध्याय, काला आपातकाल और जाने क्या क्या नाम दिया गया। कारण माना जाता है कि इलाहाबाद के एक कोर्ट के जजमेंट में एक वर्डिक्ट निकलती है, वर्डिक्ट नहीं कहना चाहिए, निर्णय निकलती है। तो उसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने चुनाव में जिस तरह से जीत हासिल की है वो अनलीगल तरीके से थी। उनपे क्या किया गया था, भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था और उसमें उनको दोषी ठहराया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बैन किया था 6 वर्षों के लिए और पद से रिक्त होने को कहा था। जयप्रकाश नारायण थे, वो उनके खिलाफ में थे। सारी जो आवाज उठा रहे थे इंदिरा गांधी जी के लिए, इन्होंने जो जीत हासिल की है उनका तरीका गलत था। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी, आप उस समय आवाज उठा रहे थे, क्या इतिहास से आज के नेता सबक नहीं ले सकते, नहीं पढ़ सकते? मौजूदा सरकार क्या कर रही है आजकल, तो हर कोई वही कर रहा है। उस समय की परिस्थिति को इस समय की परिस्थितियों से मत जोड़िए। अभी जिसको, जिन नेताओं को मिल रहा है वो तो सब बना बनाया खाना, कहाँ क्रांतिकारी, कहाँ वो अंधेरा, कहाँ युद्ध, दुनिया भर की चीजें उपलब्ध नहीं थी। वैसे जगहों पर एक महिला प्रधानमंत्री देश की बागडोर संभाल के रखी हुई है, जबकि वो चाइना का वार सह चुकी थी, पाकिस्तान के दौर से गुजर रही थी। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान और चाइना का आपातकाल खत्म हो गया तो बिल्कुल जो विवाद है, जो संघर्ष है, ये युद्ध है या सुरक्षा खत्म हो गई थी, बिल्कुल प्रभाव में आज भी है। जब आज नहीं हटा तो उस समय कैसे हट जाता, कुछ वर्षों में प्रेशर था, दबाव था, फिर आंतरिक नेताओं की वजह से उनके जीवन में जिस तरह का प्रभाव, जिस तरह का वातावरण चल रहा था, तो उन्हीं चीजों को लेकर काफी आसानी फैल गई थी। उन्होंने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उनको चैलेंज किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जयप्रकाश नारायण और कुछ नेताओं
को ये बात पचाई नहीं जा रही थी कि कोई महिला प्रधानमंत्री कैसे हो सकती है। उनका काम है चूल्हा चौका करना, घर संभालना। क्यों? आप भी संभाल सकते हो घर। आज जो परिस्थिति चल रही है, बहुत सारे जयप्रकाश नारायण के जो भी लोकप्रिय नेतागण है अभी, क्या वो गलत नहीं है? अभी तो किसी भी नेता की छवि साथ नहीं है, फिर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? इतिहास को सिर्फ हम क्यों पढ़े, हम युवा क्यों पढ़े, हम यूथ क्यों पढ़े? आपको पढ़नी चाहिए। आप इतिहास से सबक ले रहे हैं या उसको और बढ़ावा दे रहे हैं? इंदिरा गांधी जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। फिर मांग और तेजी से बढ़ने लगी कि इंदिरा गांधी जी को त्याग देना चाहिए, अपने पद से त्याग पत्र दीजिए। इतनी ज्यादा पूरे भारत में अशांति फैली हुई थी। फिर क्या करना पड़ा उनको? 25 जून को 1975 में तत्काल उन्हें अनाउंसमेंट करना पड़ा कि भारत में आपातकाल लाई जाएगी, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में जब आप कुर्सी के लिए अब अशांति फैलाओगे, किसी के पद का दुरुपयोग करोगे, भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करोगे, आज भी वर्तमान 2023 में कोई ऐसा नेता नहीं है जो क्लीन हो, सभी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। और चुनाव आयोग का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले तो उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर कानून बनानी चाहिए। अभी की वक्त की बात करेंगे, ठीक है? तो इंदिरा गांधी जी के आपातकाल पे इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाने से अच्छा है आप अपने गिरेबान में देखिए कि आप चुनाव आयोग का इस्तेमाल कैसे करते हो। आप प्रधानमंत्री के पद पे इलेक्शन में कैसे जीत रहे हो। आपने जिस तरह से भ्रष्टाचार को अपना एक जरिया बनाया है चुनाव आयोग को, कि आप पीएम के पद पे आज भी बैठे हो, जबकि आपको कोई पसंद नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में क्या होनी चाहिए आप बताएंगे? तो उन्होंने घोषणा की, फिर उसके बाद जितने भी विरोधी थे उन्हें क्या किया गया था? बहुत कुछ हुए आपातकाल में, क्योंकि जिनकी मंशा थी इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए, वो कामयाब नहीं हो पाए और तरह तरह के हथकंडे क्या किए उन्होंने अपनाए, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी, काफी ऐसा कंट्रोवर्सल चीजें स्टेटमेंट में देख रही हूँ काफी जगह पे, आर्टिकल के रूप में या वीडियो के माध्यम से बहुत प्लेटफॉर्म में लिखे गए हैं कि उनके बेटे संजय गांधी ने कुछ गलत गतिविधियां देश के अंदर किए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहीं तक खत्म करती हूँ वीडियो, क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि तीनों आपातकाल को बताना था, ठीक है? और आगे अगर स्टोरी ही जाननी है इंदिरा गांधी के आपातकाल का सच या क्या था, जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या थी, जो उनके खिलाफ में ही थी, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। अरे जयप्रकाश जी को ही गद्दी पे बैठा दिए होते, जो भी के वर्तमान की सरकार है वो जयप्रकाश नारायण पे क्या कहना चाहिए? तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।